Hello, welcome you all in Pakka Solution. Today we are going to discuss money and banking. It is chapter 4th of macroeconomics class 12th CBSE. आज हम लोग मनी एंड बैंकिंग को डिस्कस करेंगे जो कि 4th चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। और ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा मनी और बैंकिंग सिस्टम को समझने में। दिस इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू। आपको इकोनॉमिक कंडीशन को समझने में हेल्प करेगा। ओवरऑल आप बैंकिंग सिस्टम का जो भी रोल है हमारी इकोनॉमी में वो इस चैप्टर में आप समझ सकेंगे। दिस पर्टिकुलर वीडियो आपको मनी क्या है उसके बारे में बताएगा और मनी क्यों आया इकोनॉमी में उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ मनी? मनी क्या है? अगर कॉमनली हम मनी को डीम करें तो हम ये मानते हैं कि मनी यानी नोट या सिक्के, लेकिन मनी इससे कई लाख गुना ज़्यादा है और इसका इवोल्यूशन इसी वजह से हुआ क्योंकि मनी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंस है इकोनॉमी में। तो मनी क्या है? मनी इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। हम कह सकते हैं मनी एक ऐसी कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम है जिसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं और ये जो मनी है हमारे डिस्चार्ज ऑफ डेब्ट या रीपेमेंट ऑफ डेब्ट यानी हमारे जितने भी उधार हैं उसको रीपे करने के लिए इस्तेमाल होता है। मनी का जो इवोल्यूशन है वो धीरे धीरे हुआ क्योंकि हमारी इकोनॉमी में मनी ना होने की वजह से एक्सचेंज की बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन होने में बहुत इनकन्वीनियंस थी और ग्रेजुअली हमको ये समझ में आया कि नहीं, हमको एक ऐसी कॉमन मेजर ज़रूरी है जिससे हम एक्सचेंज कर सकें। मनी इज़ द मैटर ऑफ फंक्शन ऑफ फोर। मनी जो है वो चार फंक्शन मेनली, और बहुत सारे फंक्शन हैं, ये चार फंक्शन उसके मेन है: मीडियम, मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मतलब अगर हम मनी के फंक्शन की बात करें तो चार फंक्शन है जिसे हम एम स्क्वायर और एस स्क्वायर से याद कर सकते हैं। एम स्क्वायर में आता है पहला मीडियम, मतलब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होता है जिसे हम एक टाइम पे किसी भी सामान को मनी के थ्रू परचेज कर सकते हैं। मेज़र, किसी भी आज के टाइम में किसी भी सामान की वैल्यू हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। हमारे पास एक यूनिट है जिससे हम ये मेज़र कर सकते हैं कि ये सामान इतने का है। जैसे आपके पास अगर 10 रुपये का पेन है तो आपको मालूम है कि वो 10 रुपीज़ ही है, बस वो पेन के फॉर्म में आ गया है। आप उसको मेज़र कैसे कर रहे हो? एक उसका कॉस्ट, जितने उसमें मटेरियल लगे, प्लस उसमें जो एक्स्ट्रा आपका चार्ज लगा ट्रांसपोर्टेशन का, प्लस आपका कुछ प्रॉफिट मार्जिन। तो आज हम उसको मेज़र कर सकते हैं कि वो 10 रुपीज़ का है। तो ये हमारा मेज़रमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मनी। उसके बाद है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है, देखिए आप अगर आप फ्यूचर पेमेंट करना है तो हमको एक स्टैंडर्ड यूनिट होना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर मनी नहीं है तो सामान के फॉर्म में अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो बहुत स्टेबल नहीं है। जैसे अगर आपने तय कर लिया कि नहीं मैं सामान के फॉर्म में करूँगा, तो ज़रूरी नहीं आपके जो गुड्स हैं वो आगे जाके उतनी ही अच्छी क्वालिटी में, उतनी ही अच्छी कंडीशन में रहें। उसके बाद आता है स्टोर। स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। सामान के स्टोरेज में ना सिर्फ पैसा लगता है बल्कि आपका बहुत सारा एनर्जी लगता है। स्टोर करना मुश्किल है। अगर आप सामान के फॉर्म में अपने वेल्थ को स्टोर कर रहे हो, अपनी संपत्ति बना रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होगा। लेकिन मनी में ऐसा नहीं है। अगर आप मनी को बैंक में जमा करते हो तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, आप अपने वेल्थ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो मनी के फंक्शन है, ये फंक्शन मेनली आए कैसे, कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से मनी के ये फंक्शंस आए, तो उसे हम आगे पढ़ेंगे बार्टर सिस्टम में। इवोल्यूशन ऑफ मनी वॉज मेनली थ्रू कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी एंड बैंक मनी। मेनली अगर हम मनी के इवोल्यूशन की स्टडी करें तो मनी जो है वो कमोडिटी मनी, उसके बाद मेटालिक मनी में कन्वर्ट हुआ, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के,
आपका मेटल जितने भी थे उससे सिक्के बनाए जाते थे। पेपर मनी आज के टाइम में हम देख रहे हैं, नोट्स। और बैंक मनी का मतलब है जिसे हम क्रेडिट मनी भी कह सकते हैं, यानी जैसे चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, क्रेडिट कार्ड, ईटीसी, ये सब आपके बैंक मनी में आते हैं। और आज के टाइम में प्लास्टिक मनी भी आ गया है। प्लास्टिक मनी मतलब आपका डेबिट कार्ड जो है वो प्लास्टिक मनी में आता है। तो ये मनी का जो फॉर्म है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। लेकिन मनी का इवोल्यूशन हुआ क्यों? क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि मनी हमारा इकोनॉमी में आया? तो इसके लिए हमको सबसे पहले बार्टर सिस्टम को समझना होगा। बार्टर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज? तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स विदाउट यूज ऑफ मनी कॉल बार्टर एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम। मतलब अगर आप एक सामान से दूसरे सामान को एक्सचेंज करते हो तो उसे हम बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। देखिए, पहले के टाइम में मनी तो था नहीं, धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन हुआ। तो हम एक्सचेंज कैसे करते हैं? तो पहले के टाइम में हम सामान के बदले सामान एक्सचेंज करते थे। अब इसमें क्या होता था, अगर आपके पास कोई सरप्लस गुड है, मान लीजिए इस साल आपके पास वीट अच्छी हुई, आपके पास एक कमोडिटी हो गई वीट, और अब आप उसको यूज़ करके कोई सामान खरीदना चाहते हो। मान लीजिए आपने उसको एक्सचेंज करके साइकिल खरीद ली, तो ये हो गया आपका कमोडिटी टू कमोडिटी और बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। पहले के टाइम में ये इकोनॉमी में सामान के बदले सामान एक्सचेंज करना बहुत कॉमन है। हो सकता है आज के टाइम में भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आपको दिख जाए। गांव में कहीं पे कोई सामान दे के एक्सचेंज कर लेते हैं, बच्चे आज भी कर लेते हैं, कुछ इकट्ठा करके आओ गांव में और फिर उसको किसी दूसरे सामान से एक्सचेंज कर लो। तो ये कॉमनली आज भी कहीं ना कहीं बहुत ही कम आपको मिल जाएगा बार्टर एक्सचेंज। लेकिन पहले के टाइम में बार्टर एक्सचेंज चलता था और इसको ही हम C2C इकोनॉमी कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं C2C इकोनॉमी क्या है। तो C2C इकोनॉमी इज़ बार्टर सिस्टम। तो ये जो एक्सचेंज सिस्टम था, इसमें सामान के बदले सामान एक्सचेंज हो रहा था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अगर आपको सामान एक्सचेंज करना है तो आपको एक ऐसा पर्सन खोजना पड़ेगा जो आपके सरप्लस गुड को खरीदने के लिए तैयार हो, तभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। और उसके पास भी वो गुड प्रेजेंट होना चाहिए जो आपको चाहिए। आगे हम डिस्कस करते हैं तो हमको पता चलेगा कि बार्टर सिस्टम कैसे पूरे इकोनॉमी में आया और इसकी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से मनी का इवोल्यूशन हुआ। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम और बार्टर एक्सचेंज। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ये है आपकी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब ये है, वही बात, अगर आपके पास वीट है और आपको बुक्स चाहिए, ठीक है, तो एक पर्सन आपको खोजना पड़ेगा जो बुक बेचने को तैयार हो और उसके बदले में वीट लेने के लिए तैयार हो। मतलब इसकी वांट और आपकी वांट मैच करनी चाहिए, तभी एक्सचेंज हो पाएगा। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलता है जो बुक सेल करने के लिए तैयार नहीं है या बुक सेल करने के लिए तैयार है लेकिन उसको वीट नहीं चाहिए, तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में बायर एंड सेलर दोनों ही खोजना पड़ता था। और इसमें क्या होता था, मेन ड्रॉबैक इसका यही था कि या तो आपका सामान का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा या फिर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। आपको बहुत बड़ा अमाउंट या बहुत बड़ा सामान आपको देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू का एक छोटे से सामान के लिए। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ये सबसे मेजर प्रॉब्लम है बार्टर सिस्टम की। और ये सबसे मेजर है, तो इसको याद रखना ज़रूरी है
कि बार्टर सिस्टम की जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी वो यही थी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, आपको अपना एक्सचेंज करने के लिए वो पर्सन खोजना पड़ेगा जो आपके साथ एक्सचेंज करने को तैयार हो। दूसरा था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आज के टाइम में हम मनी के फॉर्म में किसी भी चीज़ को मेज़र कर सकते हैं, लेकिन पहला ऐसे नहीं था। आपके पास कोई कॉमन यूनिट नहीं था जिसमें आप सामान की वैल्यू को मेज़र करो, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती थी कि आप सामान किस फॉर्म में एक्सचेंज करोगे, कैसे एक्सचेंज करोगे, कितने अमाउंट में एक्सचेंज करोगे। एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल की वैल्यू को मेज़र करना बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि दोनों ही आर्टिकल अलग अलग होंगे, अलग अलग उनकी ज़रूरत होगी। टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी सामान की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, फिर बाद में कम हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि कोई कॉमन मेज़र ऑफ वैल्यू नहीं थी, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता था। उसके बाद लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट, तो फ्यूचर के लिए आपको पेमेंट करना है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाएंगे? सामान आपके पास है, पैसा तो था नहीं उस टाइम पे, तो कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज होने के लिए हमको एक सेटिस्फैक्ट्री यूनिट चाहिए था। अगर आप सामान के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हो फ्यूचर का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामान आगे भी फ्यूचर में आपके पास रहेगा या उसकी सेम क्वालिटी रहेगी। हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, उसकी वैल्यू डिटोरिएट हो जाए, तो फ्यूचर पेमेंट करना बहुत मुश्किल था। उसके बाद था डिफ़िकल्ट इन स्टोरिंग वेल्थ, संपत्ति बनाना। पहले के टाइम में लोगों के पास ऐसे ही संपत्ति होती थी सामान के फॉर्म में, जैसे उनके पास कितने कैटल्स हैं, वीट कितना है, पोटैटोज़ कितने हैं, तो इसके बेसिस पे वो लोग अपनी वेल्थ को स्टोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन ये इसकी परचेजिंग पावर, किसी भी सामान को परचेज करने की जो पावर होती है वो सामान में डिटोरिएट हो जाती है। सामान जैसे जैसे पुराना होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी और आपकी परचेजिंग पावर भी घटती चली जाएगी। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा था, और धीरे धीरे जो वेल्थ होती है वो डिटोरिएट हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें आप अपनी संपत्ति को स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद है लैक ऑफ इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स के मतलब आप सामान को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि जो सामान मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, जिस सामान को मैं लेना चाहता हूँ और जो मेरे पास सामान है, उसकी वैल्यू, एक्सचेंज वैल्यू दोनों की बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है, बहुत डिफरेंट है, हम उसको मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे अनइक्वल वैल्यू में हम क्या करेंगे, हम सामान को डिवाइड भी नहीं कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे सामान होते हैं जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर आपके पास कोई कैटल है और आपको कुछ सामान लेना है, आप मान लीजिए आपके पास एक गाय है, आपको कपड़ा लेना है, तो एक कपड़े के कंपैरिजन में एक गाय की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप ये तो नहीं कर सकते नहीं हम गाय को काट देते हैं, सर आप ले जाओ, पैर हम ले जाते हैं, बाकी शरीर किसी और को दे देंगे। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी वैल्यू तभी है जब वो आपके पास अलाइव है, आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उससे यूज़ कर रहे हो, तभी उसकी वैल्यू है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में कि हम सामान को डिवाइड नहीं कर सकते थे। तो धीरे धीरे ये बहुत सारे डिसएडवांटेज सामने आने लगे, लोगों को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती थी और फ्यूचर पेमेंट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था। संपत्ति नहीं बना सकते थे, अपनी वेल्थ को स्टोर नहीं कर सकते थे, मेज़र नहीं कर सकते थे वैल्यू। तो धीरे धीरे फिर मनी का इवोल्यूशन शुरू हुआ और हमको लगा कि मनी को अब इकोनॉमी में यूज़ करना होगा। तब मनी का फॉर्म शुरू हुआ और मनी ने कैसे बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स को दूर किया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये भी देखेंगे कि मनी में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे हम बार्टर सिस्टम से ओवरकम कर पाए।